हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BCTQ प्रोग्राम पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। जैसा कि आप सभी को पता है कि जॉनटेक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है DDA एग्जामिनेशन के लिए, और इसमें हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं हर वीडियो में, जिसमें एक रिलेटेड सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह के हैं कि जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आई होप कि यहाँ से आपको आपके ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें बोर्ड पर या स्क्रीन पर, तो उससे पहले आप आंसर करने की ट्राई करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है द ओजोनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स टू रिमूव। ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो हम ओजोनेशन करते हैं वो क्या रिमूव करता है? तो बेसिकली कोलाइडल पार्टिकल या सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिसॉल्व सॉलिड्स, ये अलग तरीके से रिमूव होते हैं, और इनके लिए हम सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। वहीं हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सॉफ्टनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। फ्लॉकुलेशन टैंक जो हम डिजाइन करते हैं उसमें फ्लॉक्स फॉर्मेशन होते हैं, और सेडिमेंटेशन टैंक में ये फ्लॉक्स रिमूव होते हैं। वहीं ऑप्शन डी जो कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो ओजोनेशन है, ओजोनेशन किसका मेथड है? डिसइंफेक्शन का मेथड है, और डिसइंफेक्शन का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के साथ साथ और भी जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करना है। कोलाइडल पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स और डिसॉल्व सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए हम सेडिमेंटेशन एज वेल एज फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सॉफ्टनिंग प्रोसेस यूज करते हैं। सॉफ्टनिंग प्रोसेस दो प्रकार की होती है, एक होती है लाइम सोडा प्रोसेस और एक होती है जियोलाइट मेथड। देखिए, जियोलाइट मेथड जो है, जो हार्डनेस है उसको जीरो तक रिमूव कर सकती है, जबकि लाइम सोडा प्रोसेस यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। वो हार्डनेस को जीरो तक रिमूव नहीं कर सकती। 50 मिलीग्राम पर लीटर के रेस्पेक्ट में हार्डनेस पानी में रह जाती है जब हम पानी को लाइम सोडा प्रोसेस से ट्रीट करते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल वाटर कंजम्पशन इंक्लूडिंग डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर एवरेज इंडियन पीपल। देखो, डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड से क्वेश्चन पूछा है, ना कि आपसे टोटल पूछा है और ना ही आपसे इंडिविजुअल पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है। सबसे पहले, एक एवरेज इंडियन टाउन के लिए जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है वो कितनी हो जाती है? 200 LPCD। एवरेज इंडियन सिटी के लिए कमर्शियल जो कमर्शियल वाटर डिमांड है वो आपकी हो जाती है 20, और इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो है वो हो जाती है आपकी 50। तो इस क्वेश्चन में जब तक आपको इंडिविजुअल वाटर डिमांड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन तीनों डिमांड्स को अगर ऐड किया जाए तो यहां आंसर आएगा 270 LPCD। 270 LPCD, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना यहां पर डी, 270। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, और डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसलिए आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड 5 days BOD एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन कंपेयर टू अल्टीमेट BOD इज अबाउट। देखो, जब हम स्टैंडर्ड BOD को अल्टीमेट BOD के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में क्या रिलेशन आता है, क्वेश्चन ने पूछा है। बाकी BOD क्या होता है, स्टैंडर्ड BOD क्या होती है, अल्टीमेट BOD क्या होती है, ये सारे सवालों के जवाब इस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज BOD? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमको चाहिए बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसको हम कहते हैं BOD। ठीक है, अब यहां बात आती है जो BOD है उसमें एक टर्म आती है स्टैंडर्ड BOD। क्वेश्चन यहां से भी कई बार पूछ लिया जाता है कि स्टैंडर्ड BOD जो है वो कितने दिन के लिए मेजर की जाती है, तो इट इज मेजर्ड फॉर 5 days। 5 दिन के लिए इसको मेजर किया जाता है एट 20 डिग्री सेल्सियस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टैंडर्ड BOD कितने दिन के लिए या कितने दिन के बाद और कितने टेम्परेचर पर मेजर की जाती है। इसके लिए हम डाइल्यूशन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, डाइल्यूशन टेस्ट कंडक्ट करते हैं। दूसरी बात,
स्टैंडर्ड बीओडी और अल्टीमेट बीओडी में क्या रिलेशन होता है? सो स्टैंडर्ड बीओडी का मतलब है बीओडी ऑफ 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू या अबाउट 68% ऑफ अल्टीमेट बीओडी। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा 68%। बट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अल्टीमेट बीओडी है क्या ये एम्बिएंट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? बीओडी 5 तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है बिल्कुल, लेकिन जो अल्टीमेट बीओडी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, वो ओवरऑल फिक्स रहती है, एक फिक्स क्वांटिटी है। लेकिन स्टैंडर्ड बीओडी या जो भी नॉर्मल बीओडी है किसी पर्टिकुलर डे की, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यहां अगर हम बीओडी का फॉर्मूला देखें तो बीओडी इज इक्वल टू अल्टीमेट बीओडी, जिसको मैं बीओडी यो बोल रहा हूं, इंटू 1 माइनस 10⁻⁻ KD इंटू टी। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला है। तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक और इंफॉर्मेशन बता सकते हैं यहां पर कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर की जो बीओडी होती है इट शुड बी 0, ये 0 होनी चाहिए। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्व विच प्रोटेक्ट द वाटर मीटर फ्रॉम द डैमेज ऑफ वाटर हैमर। देखो ऐसा कौन सा वॉल्व है जो वाटर मीटर को वाटर हैमरिंग एक्शन से बचाता है? तो यहां पर प्रेशर रिलीफ वॉल्व का काम होता है वाटर हैमरिंग को प्रिवेंट करना। बेसिकली क्या होता है, जब पाइप्स में प्रेशर जो है डिजाइन प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे ये वॉल्व जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और एक्सेस प्रेशर को रिलीज कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज प्रेशर रिलीफ वॉल्व। बट इसके अलावा अगर हम रिफ्लेक्स वॉल्व की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। रिफ्लेक्स वॉल्व जो है ये पानी के बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है, पानी को पीछे नहीं आने देता है। और जनरली इनको हम जो पंपिंग मोटर्स होती हैं उनके अपस्ट्रीम हेड पे लगाते हैं, जिससे क्या होता है जब पंपिंग हो रही होती है तब तो पानी एक फ्लो में, एक डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। लेकिन जब पंपिंग बंद कर दी जाती है, फ्लो ऑफ कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे पानी के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हम रिफ्लेक्स वॉल्व का यूज करते हैं। रिफ्लेक्स वॉल्व का दूसरा नाम होता है चेक वॉल्व। ठीक है, यहां पर प्रेशर रिलीफ वॉल्व को हम रिलीफ वॉल्व भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज प्रेशर रिलीफ वॉल्व। नेक्स्ट है ए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन टैंक फॉर वाटर एंड सीवेज। हम वाटर ट्रीटमेंट में और सीवेज ट्रीटमेंट में दोनों में ही हम सेडिमेंटेशन टैंक को पढ़ते हैं। ठीक है जी, पीएसटी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक जो हम सीवेज में पढ़ते हैं, वही हम सेडिमेंट नॉर्मल सेडिमेंटेशन टैंक जो पढ़ते हैं वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी पढ़ते हैं। तो इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है? देखो एक सेडिमेंटेशन टैंक का डिजाइन जो है वो दोनों केसेस में सेम होता है, बस यहाँ केवल डिजाइन डिस्चार्ज का अंतर आ जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट के लिए डिजाइन डिस्चार्ज क्या होता है? मैक्सिमम डेली डिमांड, और वहीं सीवेज डिस्चार्ज, सीवेज ट्रीटमेंट में जो डिजाइन डिस्चार्ज हो जाएगा वो एवरेज हो जाएगा। बट फंडामेंटल डिफरेंस पूछा है कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। सीवेज सेडिमेंटेशन टैंक्स आर बिगर। ठीक है, तो बेसिकली जो साइज ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक है वो डिजाइन डिस्चार्ज पर डिपेंड करता है कि डिस्चार्ज कितना है और सरफेस ओवरफ्लो रेट कितनी है। तो साइज के लिए, डायमेंशंस के लिए हम यहाँ कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं लगा सकते। सीवेज सेडिमेंटेशन टैंक है मोर डेप्थ। ठीक है मोर डेप्थ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्लज फ्रॉम सीवेज सेडिमेंटेशन इज टू बी रिमूव्ड मोर फ्रीक्वेंटली। देखो यहां पर ये जो पॉइंट सी है ये क्या कह रहा है? पॉइंट सी बोल रहा है कि जो सीवेज सेडिमेंटेशन टैंक है उसमें हमको वाटर सेडिमेंटेशन टैंक से ज्यादा स्लज को फ्रीक्वेंटली रिमूव करना होता है। और सही बात है कि सीवेज में जो सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है एज कंपेयर टू वाटर ज्यादा होता है, तो यहां पर हमको फ्रीक्वेंटली स्लज को रिमूवल करना होता है। इसलिए ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है। Sludge from sewage sedimentation is to be removed more frequently than the sedimentation in water treatment. ठीक है जी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ द इंस्पेक्शन पिट और चैम्बर इज ए मैनहोल
प्रोवाइडेड इन ए बेस ड्रेनेज सिस्टम। देखो यहां पर कहा गया है जो इंस्पेक्शन चैम्बर होता है, इंस्पेक्शन चैम्बर या जिसको हम बोलते हैं मैन होल, ये कहां कहां प्रोवाइड किया जाता है? तो मैन होल एट एवरी जंक्शन ऑफ लाइन, पाइपलाइन, सीवर, एट एवरी टर्न ऑफ पाइपलाइन और सीवर। ठीक है, जब ग्रेडियंट चेंज हो रहा होता है तब भी हम मैन होल को प्रोवाइड करेंगे, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे भी हम मैन होल प्रोवाइड करते हैं। तो पढ़ लेते हैं, एट एवरी चेंज ऑफ डायरेक्शन, जब कोई टर्न होगा, बेंड होगा, डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, तब हम मैन होल्स को प्रोवाइड करेंगे। एट एवरी चेंज ऑफ ग्रेडियंट, जब ग्रेडियंट चेंज हो रहा होगा सीवर लाइंस का, तब हम मैन होल प्रोवाइड करेंगे। एट एवरी 30 मीटर इंटरवल, और एक अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट सीवर है, तो उसके हर एक 30 मीटर पर हम मैन होल प्रोवाइड करेंगे। ये इनका एक इंटरवल है। तो यहां पर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइंड। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स जो है, इस क्वेश्चन में जो भी आंसर दे रखे हैं इससे और थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं हम इसको। मान के चलो कि आपको अगर इन चारों में से ऑप्शन करना होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइंड फॉर पीक आर डिमांड, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। बट कई बार ऑप्शंस को थोड़ा घुमा देता है और ये कह देता है कि मान के चलो पहले में है मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। ठीक है साहब, दूसरा बोल दिया यहां पर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, तीसरा है ए और बी में से, ए एंड बी में से जो मैक्सिमम है, और फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, पीक डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है? एमडीडी प्लस फायर डिमांड, एमडीडी प्लस फायर डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। तो यहां पर पीक डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट में से जो मैक्सिमम होगा उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन होता है। तो यहां ऑप्शन सी मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए दोनों को हम दिमाग में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेजर ऑफ एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय सस्पेंडेड मटेरियल प्रेजेंट इन द वाटर इज नोन एज। देखिए बेसिकली क्या कह रहा है ये, पानी में उपस्थित जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या स्कैटर कर देते हैं, और इस मेजरमेंट को क्या कहा जाता है, या फिर ये मेजरमेंट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली ये जो दो प्रिंसिपल हैं ये किस में यूज होते हैं? ये यूज होते हैं टर्बिडिटी में, एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल और स्कैटरिंग प्रिंसिपल। तो यहां जो आंसर होगा दैट इज टर्बिडिटी। ठीक है सब, टर्बिडिटी। देखो यहां जितने भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, इनके मेजरमेंट्स आपको याद होने चाहिए। मेजरमेंट्स कैसे होते हैं, इनमें कौन कौन से कंपाउंड या कौन कौन से मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली टर्बिडिटी जो है वो इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट तो एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है और कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल की बात करें, एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल की बात करें तो इस पर टर्बिडिटी रॉड, ठीक है जी, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर और बेलिस टर्बिडोमीटर, ये तीन इंस्ट्रूमेंट तो एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, जबकि मॉडर्न नेफ्लोमीटर स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो याद रखेंगे यहां पर टर्बिडिटी किसका मेजरमेंट है? लाइट के एब्जॉर्प्शन या स्कैटरिंग का मेजरमेंट है। इसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है और कुछ इंस्ट्रूमेंट यहां पर स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्लियर जी? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो लिखे हुए हैं आपके सामने, जैसे टर्बिडिटी रॉड है, जैक्सन टर्बिडोमीटर है, बेलिस टर्बिडोमीटर है, और मॉडर्न नेफ्लोमीटर जो है
ये आपका स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर बेस होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the minimum limit of the dissolved oxygen that must be in the water for survival of aquatic life? फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट के टिप पर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन को मेजर किया जाता है रिंकलर मेथड से। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले बता रहा हूं। डिसॉल्व ऑक्सीजन को मेजर किया जाता है विंकलर मेथड से। मेथड का नाम क्या है? विंकलर्स मेथड। इसमें आयोडीन कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है स्ट्राइटेशन में। विंकलर मेथड में डिसॉल्व ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए आयोडीन कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है। जो वाटर होता है उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो ऑर्डर होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का जो ऑर्डर होता है वो 10 ppm के अराउंड होता है। और अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल के लिए जो मिनिमम कंटेंट है डिसॉल्व ऑक्सीजन का वाटर बॉडीज में, वो 4 ppm से कम नहीं होना चाहिए, 4 ppm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है, वैसा ही जैसे ओजोनेशन हमने सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। वाटर के डिसइंफेक्शन का रिजल्ट क्या है, यानी कि डिसइंफेक्शन की वजह से होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि डिसइंफेक्शन का मतलब होता है पैथोजेंस को या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना या खत्म करना। तो एक बार पढ़ते हैं, कंप्लीट ग्रिड्स, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, रिड्यूसिंग टर्बिडिटी अप टू 0, इंप्रूव पीएच वैल्यूज। तो जो डिसइंफेक्शन का मतलब होता है वो क्या होता है? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। और एक्चुअली इसमें भी अगर थोड़ा सा और डिफरेंशिएट किया जाए तो दो टर्म होती हैं, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन। डिसइंफेक्शन केवल पैथोजेंस को मारता है, पैथोजेंस को रिमूव करता है। डिसइंफेक्शन प्रोसेस जो होती है वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही रिमूव करती है, जबकि स्टेरिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो हार्मफुल एज वेल एज नॉन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों को खत्म करती है। मतलब पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, डिस्कस करते हैं। ए स्ट्रीम हैज फ्लो ऑफ 20 क्यूमेक। नदी में फ्लो चल रहा है, जो डिस्चार्ज है क्यू आर 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूमेक, और बीओडी कंसंट्रेशन दे रखी है। स्ट्रीम हैज फ्लो ऑफ 20 क्यूमेक एंड बीओडी कंसंट्रेशन ऑफ 10 मिलीग्राम। रिसीव द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर having flow of 1.5 cumac and BOD concentration of 250 मिलीग्राम पर लीटर। तो रिवर का जो BOD कंसंट्रेशन है वो कितना है? 10 मिलीग्राम पर लीटर। इसमें आके और इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐड हो रहा है, तो उसका जो डिस्चार्ज है डब वेस्ट का वो है 1.5 क्यूमेक मीटर क्यूब पर सेकेंड। और इसका बीओडी जो है, बीओडी ऑफ सीवेज कितना दे रखा है, मतलब सीवेज का इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो दे रखा है आपको 250 मिलीग्राम पर लीटर। व्हाट इज द बीओडी कंसंट्रेशन ऑफ इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ स्ट्रीम एट द डाउनस्ट्रीम पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ स्ट्रीम विद इंडस्ट्रियल वेस्ट। मतलब जैसे हम इंडस्ट्रियल वेस्ट स्ट्रीम में या नदी में मिलाते हैं तो उसके डाउनस्ट्रीम साइड पे बीओडी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो एक्चुअली जैसे ही हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर में ऐड करते हैं तो यहाँ पर दोनों जो वाटर हैं, वेस्ट एंड रिवर वाटर, दोनों मिक्स हो जाएंगे और बीओडी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो वेटेड एवरेज से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बीओडी ऑफ मिक्स कितनी हो जाएगी, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इस तरह का। क्यू आर इंटू बीओडी आर प्लस
QW इंटू BODW अपॉन QR प्लस QW, 20 इंटू 10 प्लस 1.5 इंटू 250 अपॉन 20 प्लस 1.5। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 26.74 मिलीग्राम पर लीटर। तो BOD ऑफ मिक्स एट डाउन स्ट्रीम ऑफ मीटिंग पॉइंट इज 26.74 मिलीग्राम पर लीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगेगा, बस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना है, समझना है। बाकी BOD मिक्स पूछा है तो वेटेड एवरेज लेके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेटलिंग टैंक ऑफ सरफेस ओवरफ्लो रेट ऑफ 4.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज यूज्ड फॉर design discharge of 2 into 10⁻2 meter cube per second. What is the surface area in meter square of the settling tank? तो देखो क्या क्वेश्चन में दे रखा है आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो सरफेस ओवरफ्लो रेट दे रखी है, मतलब सेटलिंग वेलोसिटी दे रखी है। एक तरह से आपको सेटलिंग वेलोसिटी दे रखी है, लेकिन उसकी यूनिट जो है वो थोड़ी अलग है, और वो है 4.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो अगर सॉल्व करोगे तो मीटर पर सेकंड ही आ जाएगा। ठीक है जी, और डिजाइन डिस्चार्ज कितना दे रखा है, QD दे रखा है 2 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो आपसे पूछा है यहां पर सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो एक्चुअली डिजाइन डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया, सरफेस एरिया इनटू सरफेस ओवरफ्लो रेट, सेटलिंग वेलोसिटी। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज दे रखा है आपका 2, एरिया आपसे पूछा है, और सेटलिंग वेलोसिटी दे रखी है 10 इंटू 10⁻⁻4, सॉरी 4.5 इंटू 10⁻⁻4। सॉल्व करेंगे तो AS इज इक्वल टू 2 अपॉन यहां देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा, 20 अपॉन 4.5। तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो ओवरफ्लो रेट दे रखी है 4.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज यूज फॉर डिजाइनिंग द देखे डिजाइन डिस्चार्ज यही दे रखा है। तो यहां जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो नियरेस्ट आंसर है दैट इज 4000, जो नियरेस्ट आंसर है वो कितना है 4000। बाकी और कोई इसमें डेटा नहीं है, और ना ही कोई इसमें कोई डिजाइन कंसर्न है, क्योंकि डिजाइन डिस्चार्ज अगर नहीं देता तो हम इसको डिजाइन डिस्चार्ज में कन्वर्ट करते, अगर एवरेज डिस्चार्ज होता तो मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेते 1.8 इंटू डेली डिस्चार्ज। ठीक है, तो उससे ज़्यादा ही आएगा। तो आई होप कि हो सकता है यहाँ पर कोई ये 5 होगा, तो इस हिसाब से 5, अगर इसको हम 5 मान के भी सॉल्व करें, 4.5 की जगह 5 से भी सॉल्व करें, मिसप्रिंट हो सकता है, तब ये आंसर आ जाएगा आपका 4000। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ऑन विच स्केल द टर्बिडिटी इज मेजर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्केल से रिलेटेड कई बार पूछा हुआ है। टर्बिडिटी के लिए, कलर के लिए, ये सब चीज़ों के लिए स्केल पूछा जाता है। तो टर्बिडिटी किस स्केल पर मेजर की जाती है, बेसिकली स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं आपका प्लेटिनम स्केल जो है वो कलर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और इसमें हम प्लेटिनम को क्लोरोप्लेटिनेट आयन की फॉर्म में यूज करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल टर्बिडिटी को मेजर करने का काम आता है, जबकि
प्लेटिनम स्केल जो है कलर को मेजर करने के काम आता है, ठीक है। Which one of the following is most important parameter for the removal of discrete particle in designing of continuous flow rectangular sedimentation tank? देखो भाई, इतना बड़ा लैंग्वेज लिख के क्वेश्चन को पूछना, बहुत कुछ पूछ नहीं रहा है। वो ये कह रहा है कि जब भी हम एक रेक्टेंगुलर कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक डिजाइन करते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है? पार्टिकल की सेटलिंग के लिए। और पार्टिकल की सेटलिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी, कि टैंक को किस सेटलिंग वेलोसिटी के लिए डिजाइन किया हुआ है, वो किस पार्टिकल, किस लिमिट तक पार्टिकल को रिमूव कर सकता है, किस साइज के पार्टिकल को रिमूव कर सकता है। तो बेसिकली अगर टैंक की डायमेंशंस आपके पास हैं, यहां पर लेट सपोज ये एक टैंक है, ये एक सेडिमेंटेशन टैंक है और इसका डिजाइन डिस्चार्ज क्यूडी आपको पता है, ठीक है जी। इस टैंक की डेप्थ एच आपको पता है, इस टैंक की लेंथ आपको पता है, इस टैंक की विड्थ आपको पता है, टेम्परेचर ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड ये भी आपको पता है। तो इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो पार्टिकल के सेडिमेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है या रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर है? तो एक्चुअली पार्टिकल जब सेटल करेगा तो उसके लिए एक ही पैरामीटर दिमाग में आना चाहिए और वो है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी, vs। अब आपके पास टैंक की सारी डायमेंशंस हैं, डिजाइन डिस्चार्ज है, तो सेटलिंग वेलोसिटी बेसिकली डिपेंड करेगी यहां पर Q अपॉन AS, सरफेस एरिया, ठीक है जी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसी भी टैंक की जो सरफेस ओवरफ्लो रेट है, डिजाइन सरफेस ओवरफ्लो रेट, वो टैंक के सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है, ना कि उसके डेप्थ पर, ना कि उसके लेंथ पर। यहां जो आंसर होगा दैट इज सरफेस एरिया, अगर नहीं दिया है तो सरफेस ओवरफ्लो रेट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द रिमूवल ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल? डिस्क्रीट पार्टिकल के रिमूवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है रेक्टेंगुलर फ्लो टाइप टैंक में? तो यहां जो आंसर होगा, अगर सरफेस एरिया नहीं दिया गया है तो फिर क्या रहेगा? सरफेस ओवरफ्लो रेट, ठीक है जी। दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। टैंक का पैरामीटर पूछा जा सकता था, डेप्थ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ टैंक, सरफेस एरिया ऑफ टैंक, तो तब सरफेस एरिया ऑफ टैंक हो जाता। यहां सरफेस एरिया टैंक नहीं पूछा है, उसका इनडायरेक्ट पैरामीटर पूछ लिया है, सरफेस ओवरफ्लो रेट। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाएगा सरफेस ओवरफ्लो रेट, दैट इज सेटलिंग वेलोसिटी। The population of a city in first 3 consecutive years is given 600, 800 and 6,000, 8,000 and 10,000 respectively. The population of city in fourth continuous year according to the geometric increase method. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि यहां जो क्वेश्चन पूछा है वो जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से पूछा है। किससे पूछा है? जियोमेट्रिक इंक्रीज से पूछा है। तो देखो यहां पर आपको पॉपुलेशन दे रखी है 6,000, 8,000 और 10,000। देखो आपको ये तो पता है ही कि जो जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड है वो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से ज्यादा वैल्यू देता है। तो मैं पहले कोशिश करूंगा, क्योंकि जियोमेट्रिक इंक्रीज में हम कंपाउंडिंग करने वाले हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या होता है, कैलकुलेशन मतलब लेंथी हो जाती है। तो एक्स वैल्यूज पॉपुलेशन इंक्रीज क्या होंगी यहां पर हो जाएगा आपका 2,000, यहां पर हो जाएगा आपका 4,000। तो अगर मैं यहां पर एक्स बार कैलकुलेट करूं तो एक्स बार हो जाएगा हमारे पास में 2,000 प्लस 4,000 और 2,000 प्लस 2,000, यहां पर भी 2,000 है। तो ऑन एन एवरेज जो इंक्रीज होगा वो कितना हो जाएगा? 2,000 का। तो अकॉर्डिंग टू द अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड पहले मैंने एक्स वैल्यूज कैलकुलेट किया, तो फर्स्ट ईयर में जो पॉपुलेशन इंक्रीज है वो 6,000 से 8,000 हो गया, इसका मतलब 2,000 का इंक्रीमेंट। फिर इसके बाद में 8,000 से 10,000, फिर से 2,000 का इंक्रीमेंट। तो एक्स बार कितना हो जाएगा?
अरिथमेटिक एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज कितना हो जाएगा 2000, तो नेक्स्ट ईयर की जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी आपकी 12,000। कितनी हो जाएगी 12,000। तो एक दिमाग क्लियर कर लीजिए, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, कुछ बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। तो एक बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि जो पॉपुलेशन आएगी वो 12,000 से ज्यादा ही आएगी। ये अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से आई है, तो जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा ही आएगी। अब हम देखते हैं परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज इस टाइम पे 2000 अपॉन 6000 इंटू 100, तो ये आपका हो गया 100/3, 33.33%। ठीक है, और बेसिकली यहां पर हो जाएगा 2000 अपॉन 800 इंटू 100 एंड इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 425%। ठीक है, 33% एंड 25%। अब देखो इसका आप जियोमेट्रिक एवरेज लेंगे तो कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 33.33% इंटू 25%, ये आप कैलकुलेट करोगे। तो बेटर है कि आप इन दोनों का अरिथमेटिक एवरेज ले लें। 33.33 एक लमसम वैल्यू से इसको सॉल्व करें, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो लमसम वैल्यूज को लेके आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऑप्शन जो है, आंसर जो है वो नियर अबाउट कहां होगा। इतना पता है कि 12,000 से ज्यादा आएगा। ठीक है, कितना ज्यादा आएगा वो भी देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका लगभग लगभग हो जाएगा 33.33, जिसको मैं 34 मान लेता हूं एक बार को, 34। तो 17 प्लस और 12.5, तो ये हो गया आपका 29.5, ऑलमोस्ट 30। कितना आ रहा है अरिथमेटिक एवरेज, कितना आ रहा है 30। जो आर वैल्यूज हैं उनका भी मैंने अरिथमेटिक एवरेज लिया है। ठीक है, आप जियोमेट्रिक एवरेज जब यूज करोगे तो वैल्यू और ज्यादा आएगी, तो इसलिए मैंने अभी तक तो अरिथमेटिक एवरेज लिया है। और यहां से जब कैलकुलेशन करोगे आप तो ये हो जाएगा, जो लेटेस्ट पॉपुलेशन थी 10,000, 1 प्लस आर, 1 प्लस आर इंटू 30 की पावर 1, तो 1.3, तो मतलब लगभग लगभग ये वैल्यू आ रही है 13,000 के आसपास, जो 12,870 के लगभग। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका 12,870। और अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो फिर आपको यहां पर देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी अपन करके देख सकते हैं। R1 आया है हमारे पास में 33.33% और R2 आया है हमारे पास में यहाँ पर 25%। इनका जियोमेट्रिक एवरेज लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 33.33 इंटू 25, अंडर रूट ऑफ, ये आएगा आपका R जो आएगा ये आएगा आपका 33.33 इंटू 25, ये वैल्यू आ रही है आपकी 28.86। ठीक है जी, ये आपका परसेंटेज इंक्रीज आया है। और यहां से अगर मुझे नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है तो 10,000, 1 प्लस आर, आर है 28.86 डिवाइड बाई 100 की पावर 1, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 12,886 के लगभग, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है यहाँ पर, और आपका है 12,870। तो मोस्ट नियरेस्ट आंसर जो है आपका वो है 12,870। तो देखो मैंने पहले अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उससे आइडिया लग गया कि जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है वो नियरेस्ट अबाउट कहाँ होगा। 12,000 से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो ये ऑप्शन तो दोनों ही गलत हो गए। अब दूसरा ये है कि आर की वैल्यू मैं जियोमेट्रिक इंक्रीज से कैलकुलेट करता हूं तो ये आती है, लेकिन मैंने आर को अरिथमेटिक एवरेज ले लिया आर के लिए, तो उससे क्या है वैल्यू ज्यादा ही आएगी। और जब ज्यादा आएगी तो जो वैल्यू आ रही है उसके नियर अबाउट आप चेक कर सकते हैं। तो 13,000 आई थी तो उसके नियर अबाउट कितनी हो जाएगी 12,870। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर फोरकास्ट पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी? तो जो कोई ओल्ड पॉपुलेटेड सैचुरेटेड सिटी होती है उसके लिए अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड बेस्ट होता है, क्योंकि ये कम वैल्यू देता है। वहीं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड जो होता है वो आपका कह सकते हैं यंग डेवलपिंग सिटीज के लिए ज्यादा बेटर होता है। ठीक है सब। ग्राफिकल मेथड जो है सिमिलर कंडीशंस की जो सिटीज होती हैं उनके लिए, ग्राफिकल एक्सटेंशन मेथड जो है सिमिलर कंडीशंस की जो सिटी होती है उनके लिए वेल एंड गुड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द एलम एडेड एज कोगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट फंक्शंस बेटर व्हेन द रॉ वाटर इज। देखिए एलम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है, पानी में जब आप एलम को कोगुलेंट की तरह यूज करते हो तो पानी में बाइकार्बोनेट एल्किनिटी होनी चाहिए, और एलम क्योंकि बाइकार्बोनेट एल्किनिटी से रिएक्ट करके फिर क्या करता है, हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेट बनाता है, दूसरा परमानेंट हार्डनेस इंड्यूस करता है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एसिडिक विथ हाई टर्बिडिटी, एल्कलाइन विथ हाई टर्बिडिटी, न्यूट्रल विथ लो टर्बिडिटी, एसिडिक विथ लो टर्बिडिटी। तो बेसिकली एलम के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो है कि वाटर शुड बी एल्कलाइन विथ हाई टर्बिडिटी, क्योंकि एलम तभी रिएक्ट कर पाएगा जब वाटर में एल्किनिटी प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट एल्किनिटी प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो इस तरह से कंडीशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द सेफ वाटर डज नॉट कंटेन एनी। सेफ वाटर की बीओडी क्या होती है? बीओडी 0 होती है, इसमें पैथोजेंस नहीं होने चाहिए। तो टेस्ट हो सकता है, कलर हो सकता है, पैथोजेंस नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन जो है आपका वो सी करेक्ट हो जाएगा। सेफ वाटर डज नॉट कंटेन एनी पैथोजेंस, पैथोजेंस नहीं होने चाहिए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए, अदरवाइज उससे क्या होने लग जाएंगी, बीमारियां होने लग जाएंगी। द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम आर्ली डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड पर आर ऑफ कोर्स। देखिए कई स्टूडेंट्स जो हैं इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पूछा है मैक्सिमम आर्ली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड पर आर कोर्स, तो बेसिकली पर आर कोर्स। तो बेसिकली यहां पर ये एवरेज है, तो एवरेज किसका है? ये है एवरेज, ये है मैक्सिमम डेली डिमांड और मैक्सिमम आर्ली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड पर आर ऑफ कोर्स, ये पूछा है। तो ये एक्चुअली इस पूरे स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे तो ये क्या बन के आएगा? ये आएगा एवरेज आर्ली डिमांड, और एवरेज आर्ली डिमांड का कितना होता है? 1.5 इंटू एवरेज आर्ली डिमांड मैक्सिमम डेली डिमांड पर आर ऑफ कोर्स, तो उसको बोलेंगे हम एवरेज आर्ली डिमांड, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5। गॉट इट? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इफ क्लोरीन इज अप्लाइड बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट देन द वाटर इज कॉल्ड एज। देखो जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरीन ऐड करते जाते हैं, तो एडिशन ऑफ क्लोरीन इज नॉन एज क्लोरीनेशन। अब कई ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो मैं कुछ डेफिनेशंस को यहाँ डिस्कस करूंगा, आपको आंसर अभी करेंगे। तो पहले होता क्या है कि सोर्स या रॉ वाटर में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक लोड होने की वजह से हम क्लोरीन को सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन से पहले भी कर देते हैं, तो इस तरह की क्लोरीनेशन को हम बोलते हैं प्री क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? प्री क्लोरीनेशन। स्टार्टिंग में क्लोरीनेशन कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग में कोई क्लोरीनेशन करते हैं नहीं करते हैं, बट ट्रीटमेंट के आखिरी में कंपलसरी है कि आपको डिसइंफेक्शन करना ही है, और अगर आखिरी में आप डिसइंफेक्शन क्लोरीन से कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं क्लोरीनेशन या पोस्ट क्लोरीनेशन। ठीक है। अगर आप दोनों एक साथ कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल क्लोरीनेशन। आपने प्री क्लोरीनेशन भी किया है, आपने पोस्ट क्लोरीनेशन भी किया है, तो उसको हम बोल रहे हैं डबल क्लोरीनेशन। ठीक है जी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं करते, केवल क्लोरीनेशन ही करते हैं। जैसे ग्राउंड वाटर है, अब ग्राउंड वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड्स नहीं होते हैं, ग्राउंड वाटर इज फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड, तो इस वजह से हमको और ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है,
केवल हम उसका क्लोरीनेशन करके रह जाते हैं। तो अकेला एकमात्र ट्रीटमेंट दिया गया हो पानी को और वो भी क्या है, क्लोरीनेशन है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन क्लोरीनेशन। अब कई बार क्या होता है कि इन द केस ऑफ एपिडेमिक, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमको क्लोरीन डिमांड, जो पानी की क्लोरीन डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फ्यूचर कंटामिनेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो उस केस में हम क्लोरीन डोज को बढ़ा देते हैं और क्लोरीन डोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और वो ब्रेक पॉइंट क्लोरीन को भी क्रॉस कर जाती है। तो इस तरह की क्लोरीन को हम बोलते हैं सुपर क्लोरीनेटेड। क्या बोलते हैं इसको हम? सुपर क्लोरीनेटेड। प्री क्लोरीनेटेड का मतलब कि सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन से पहले, या तो सेडिमेंटेशन से पहले या फिल्ट्रेशन से पहले। पोस्ट क्लोरीनेशन का मतलब कि सारा ट्रीटमेंट कर दिया, अब केवल एकमात्र ट्रीटमेंट है और वो भी क्लोरीनेशन। डबल क्लोरीनेशन जब दोनों आपने एक साथ किए हों। अब सुपर क्लोरीनेटेड का मतलब है कि ब्रेक पॉइंट के बाद में भी आपने क्लोरीनेशन किया है, और इसकी जरूरत कब पड़ी? जब आपकी सिचुएशन वर्स्ट है, इन द केस ऑफ एपिडेमिक, मतलब कोई फ्लड हो गया है या फिर कुछ बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक लोड आ चुका है, तो उस केस में हम क्लोरीन डिमांड या क्लोरीन डोज बढ़ा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था सुपर क्लोरीनेटेड। द वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑक्यूपाइड बाय एरिएटेड मिक्सचर liquid containing 1 gram of dry solid after settling of 30 minutes is termed as। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डीडीए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये एक डेफिनेशन आपको बताई है। द वॉल्यूम इन मिलीलीटर, यहां पर हर एक टर्म को ध्यान में समझना है। वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑक्यूपाइड बाय मिक्स लिकर कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ ड्राई सॉलिड आफ्टर ए सेटलिंग ऑफ 30 मिनट। 30 मिनट के सेटलिंग के बाद डिटेंशन टाइम कितना है? 30 मिनट। 1 ग्राम सॉलिड्स द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया वॉल्यूम क्या कहलाता है? स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, SVI। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इफ 100 ml of sludge collected in 30 minutes on drying way of 800 मिलीग्राम। देखो ये इससे पहले डेफिनेशन थी, अब इस पे न्यूमेरिकल है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव पेपर्स में पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या है? देखो, VOV अपॉन XOV। जो वॉल्यूम है, जो सेटल्ड सॉलिड्स हैं उनका वॉल्यूम होना चाहिए ml में, ठीक है साहब? कितना है? 100 ml दे रखा है। XOV वेट ऑफ सॉलिड्स किस में होना चाहिए? ग्राम में, और इस रेशियो को हम बोलेंगे ml पर ग्राम को SVI, ठीक है साहब? कितना दे रखा है? VOB दे रखा है आपको 100 ml और XOB दे रखा है आपको 800 मिलीग्राम। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 125 ml पर ग्राम। सो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज 125। बहुत आसान सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है ऐसे क्वेश्चंस की, इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट है, इन ए 10 मीटर साइड स्क्वायर शेप्ड सेडिमेंटेशन टैंक the flow rate is 100 cubic meter per hour and if the depth of water is 2 meter the detention time is। स्क्वायर शेप्ड है तो ये भी 10 मीटर और ऐसा कुछ है। विड्थ कितनी है इसकी? 10 मीटर, ठीक है। और फ्लो रेट कितना है इसमें? डिस्चार्ज, दैट इज 100 मीटर क्यूब पर आवर। बाकी इसमें डेप्थ ऑफ वाटर दे रखा है 2 मीटर, 2 मीटर। तो डिटेंशन टाइम पूछा है आपसे, ठीक है। तो बेसिकली डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए अब हमारे पास में पहली बात तो कैपेसिटी, तो ओवरऑल देखा जाए तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? वॉल्यूम क्योंकि डिटेंशन टाइम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू Q इंटू TD। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू Q इंटू TD। यहां कहा गया है इन ए 10 मीटर साइड स्क्वायर शेप्ड सेडिमेंटेशन टैंक।
10 मीटर साइड। अब एक्चुअली डेप्थ जो है वो 2 मीटर दे रखी है, तो ये जो है ये क्या है, ये 10 मीटर होगा। ओवरऑल देखें तो हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2 × 10 × 10। ये तो है वॉल्यूम। डिस्चार्ज दे रखा है आपका 100, डिटेंशन टाइम पूछा है, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 आर आएगा। टी डी इज इक्वल टू 2 आवर्स। कई बार क्या होता है कि हम 10 मीटर स्क्वायर शेप्ड, इसमें लेंथ को 10 मीटर कंसीडर नहीं करते हैं। जो रिटर्न टैंक है उसमें ये 2 मीटर दे रखा है, ये क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ वाटर, ये 2 मीटर दे रखा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन 2 मीटर का, विड्थ जो है वो 10 मीटर। अगर मैं टॉप व्यू देखूं इसका, तो टॉप व्यू क्या होगा, टॉप व्यू है इसका प्लान एरिया है 10/10 का, तो जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 10 × 10, और डिस्चार्ज रखा है 100, तो डिटेंशन टाइम कितना हो जाएगा, 2 आवर्स। कितना हो जाएगा, 2 आवर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ लेआउट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप इज सुटेबल फॉर वेल प्लान्ड रोड्स एंड स्ट्रीट्स। वेल प्लान्ड रोड और स्ट्रीट्स के लिए जो मोस्ट सुटेबल मेथड होता है वो होता है आपका ग्रिड आयरन मेथड, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं इंटरलेस्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटरलेस्ड सिस्टम, ठीक है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड ऑफ टेस्ट आर रेस्पेक्टिवली, तो DOI दे रखा है इन द बिगिनिंग 13 ppm और DOF दे रखा है आपको 8 ppm। इफ डाइल्यूशन फैक्टर इज 100 और DF दे रखा है 100 डाइल्यूशन फैक्टर, देन द 5-day BOD इन ppm विल बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है BOD का, डाइल्यूशन टेस्ट का, तो BOD ऑफ 5 days, BOD ऑफ 5 days इज इक्वल टू DOI माइनस DOF इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। तो इनिशियल डिसॉल्व ऑक्सीजन है आपकी 13, फाइनल डिसॉल्व ऑक्सीजन है 8, और डिसॉल्व डाइल्यूशन फैक्टर है आपका 100, तो ये हो जाएगा 5 × 100, दैट इज 500 ppm, 500 ppm। तो करेक्ट आंसर है सी। इस तरह के न्यूमेरिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवेज सिकनेस इज ए फिनोमिना रिलेटेड टू। सीवेज सिकनेस का मतलब होता है कि किसी लैंड पर आप कंटिन्यूअसली सीवेज डिस्चार्ज या सीवेज एफ्लुएंट डिस्पोज कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली डिस्पोज करे जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सॉइल है उसके वॉइड्स जो हैं वो क्लॉग हो जाएंगे और एयर का फ्री सर्कुलेशन चौक हो जाएगा। तो उस केस में वहां पर जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और यील्डिंग भी कम हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं सीवेज सिकनेस। तो स्टॉपेज ऑफ फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर ड्यू टू द क्लॉगिंग ऑफ सॉइल पोरस, इसी को हम बोलते हैं सीवेज सिकनेस। ठीक है जी, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीवेज सिकनेस। नेक्स्ट है, एनारोबिक वर्किंग कंडीशन आर एप्लीकेबल टू। एनारोबिक वर्किंग कंडीशन, दो तरह की वर्किंग कंडीशन होती है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और एनारोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है। मतलब अगर आप बायोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब तो वो रिएक्शन कहलाएगी आपकी एरोबिक। और अगर आप बायोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है उस टाइम पे, तो उसको बोलेंगे एनारोबिक। तो पूछा है आपसे एनारोबिक। एक्टिवेट, यहां देखें स्लज डाइजेशन टैंक। स्लज डाइजेशन टैंक में वैसे तो दोनों तरह की हो सकती है, लेकिन ये जनरली जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उसमें एनारोबिक कंडीशंस ही होती हैं। बाकी और तीन को पढ़ लेते हैं, उससे आंसर आ जाएगा। एक्टिवेटेड स्लज डाइजेशन यूनिट, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होती है उसमें एरोबिक कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है, एरोबिक। सेडिमेंटेशन टैंक बेसिकली एरोबिक ही होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर भी एरोबिक होता है। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है स्लज डाइजेशन टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथड ऑफ लेइंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस में एक तरह से कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा पैटर्न नहीं है, कौन सा सिस्टम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। तो डेड एंड सिस्टम होता है जिसको हम ट्री सिस्टम बोलते हैं, ग्रिड आयरन सिस्टम जिसको इंटरलेस्ड सिस्टम बोलते हैं, रेडियल सिस्टम, बिल्कुल रेडियल सिस्टम भी होता है लेकिन स्पाइरल किसी भी प्रकार का सिस्टम नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यूजुअली द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज स्लाइटली लेस देन 1, slightly less than 1, 1 slightly greater than 1 and much less than 1। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइटली ग्रेटर देन 1। सीवेज की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो वाटर से थोड़ी सी ज्यादा होती है। यूजुअली द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली कॉजेज एसिडिटी। तो एसिडिटी का मुख्य कारण क्या है? तो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसका कारण है? एसिडिटी का। ठीक है सर। फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि कोरोजन का कारण क्या है, एसिडिटी का कारण क्या है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एफ्लुएंट। देखो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और यहां पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एफ्लुएंट। बायोकेमिकल सीवेज, बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एफ्लुएंट। बायोकेमिकल सीवेज मतलब जब भी आप बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां पर कौन सी प्रोसेस बायोकेमिकल मतलब बीओडी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है तो वहां जो प्रोसेस होती है दैट इज द ऑक्सीडेशन। क्या होती है वो? ऑक्सीडेशन। तो आई होप कि इस वीडियो लेक्चर से आपके कई सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले होंगे आपको और बेसिकली आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी बूस्ट होगी। इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए जॉन टेक के साथ। थैंक यू सो मच।